हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी के आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में जो है आपको 15 क्वेश्चंस जो है गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के माध्यम से आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सिंपल होता है। मतलब आप नॉर्मली जो है सॉल्व कर करके मतलब पढ़ करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होता है, बहुत बस केवल ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब बहुत सिंपल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि कोई जो है गद्यांश या पद्यांश, गद्यांश तो वैसे ही सिंपल होता है। पद्यांश जो होता है थोड़ा सा कविता लयपूर्ण होती है, तो इसलिए कविता में होती है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी जो है ऐसी कविता डाल देते हैं जो समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है गद्यांश और पद्यांश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जितने भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सभी को जो है आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपका जो है गद्यांश और पद्यांश में जो है 15 में 15 सही होने के चांसेस पूरे तरीके से रहेंगे। बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि हिंदी के माध्यम से जो है हिंदी पेपर में जो है सभी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कोई शब्द मान लीजिए गद्यांश में जो है सूरज का विलोम पूछ लेगा, है ना, तो विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जा सकते हैं कि एक वाक्य दिया होगा उसके लिए एक क्या शब्द कहा जाएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। पर्यायवाची पूछी जा सकती है, तो कुछ भी संधि विच्छेद समास ये सारी चीज़ें, तो आपको एक एक टॉपिक जो है छोटा सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके कवर कर लीजिए, सही से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ते हैं गद्यांश को और पद्यांश को। चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। आज का जो है टारगेट है वीडियो के लिए वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स जो है हमें जो है मोटिवेशन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, गद्यांश मतलब एक कहानी होती है जिसमें लय, ध्यान रखिएगा गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर है। कई बार बच्चे इसी में जिसमें लय ना हो, जैसे कविताएं होती है ना, जब हम गाना गाते हैं ना तो वो कविता लयपूर्ण होती है, वो लय ना हो, जैसे कहानी बेस्ड हो तो देखिए कहानी है ना। आप देख रहे हैं चमकीले सूरज पर शुरू, ये सब कहानी है। और गद्यांश जो है जिसमें लय ना हो और पद्यांश जिसमें लय होती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चमकीले सूरज पर शुरू से ही पाए जाते हैं, चमकीले सूरज पर शुरू से ही पाए जाते हैं। खगोल वेत्ताओं ने जो है सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद ये पाया था कि, ठीक है, सूरज पर इन धब्बों का एक चक्र लगभग जो है 11 वर्ष का होता है, लेकिन पिछले लगभग 2 साल से जो है सूरज पर ये धब्बे दिखने बंद हो गए हैं और इस बात से दुनिया को खगोल वैज्ञानिक चकित है। देखिए किसी चमकीले सूरज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक टॉपिक से समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए एक जो है सूरज की बात हो रही है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, और उसमें जो है कुछ जो है धब्बे चलते हैं हमेशा। देखिए सूरज में जो है कुछ धब्बे होते हैं, धब्बों का काम होता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने भूगोल पढ़ी है तो उन धब्बों का जो है यूज़ होते हैं। तो आजकल जो हो रहा है क्या कि इतना ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है, इतने ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो धीरे धीरे सूरज जो है अपनी, कहने का मतलब है कि रोशनी भी खो रहा है। वो धब्बों में जो है कमी आ रही। जो धब्बे जो है एक चक्र में लगभग 11 साल का होता था, लेकिन वो पिछले 2 साल से जो है धब्बे दिखने ही बंद हो गए हैं। ठीक है, वो धब्बे दिख नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है, जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी मतलब बात है ना, पृथ्वी की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक जो है ज्ञात स्मृति में ऐसा अब तक नहीं हुआ है, अब तक ऐसा कोई भी कहानी नहीं हुई है धब्बों से रिलेटेड कि सूरज पर घने जो है बिल्कुल मतलब धब्बे जो है बिल्कुल ना दिखाई पड़े, घने धब्बे बिल्कुल भी ना दिखाई दें। वे यदि इसे एक असाधारण घटना मान रहे हैं तो ये अनायास नहीं है। ठीक है, सूरज से धब्बों के गायब होने का अर्थ है उसकी चुंबकीय क्षमता का खत्म होना। अब देखिए ऐसे जो है लाइंस जो हैं वो अक्सर तुरंत आप मार्क कर लीजिए पेपर में, जब क्वेश्चंस आप रीड करेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आपको, देखिए गद्यांश हो या पद्यांश, उसका बहुत लोग ना कई तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है गद्यांश पढ़ने का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से क्वेश्चन उनको याद रहे। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद 7 से 8 क्वेश्चन जो है याद रहते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया, तो फिर आप गद्यांश पढ़ते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए और छोटे छोटे टैगलाइन जो है उनमें जो है मार्क कर लीजिए। जैसे सूरज से धब्बे गायब होने का क्या अर्थ है, तो ये चुंबकीय क्षमता खत्म हो रही है और वो सिकुड़ रहा है। ठीक है, सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो उससे जो है पृथ्वी में जो होने वाले परिवर्तन होंगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यही कहने का मतलब है।
कुछ वैज्ञानिक यहाँ तक, जहाँ इस वजह से जो है भीषण और तूफान आने की, देखिए चुंबकीय जब क्षमताएं खत्म हो जाएंगी तो भीषण तूफान जनरेट हो जाएगा, ठीक है, उसके आने की चेतावनी दे रहे हैं, है ना। वो किस तरीके के तूफान हो सकता है, अब वो जब परिवर्तन जो भी आएंगे पृथ्वी पर, वो परिवर्तन की चेतावनी दे रहा है, ठीक है। और कुछ का मानना है कि इससे पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। गिरने की बात कर रहा है, बढ़ने की बात कर नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानना है। चलिए, नासा के वैज्ञानिक, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा था नासा के वैज्ञानिक डेविस हेथवे, इनका नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। नासा के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने जो है अध्ययन के बाद पाया है कि गैस के जो है दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूरज की परिक्रमा भी गैस जो देखिए सूरज तो गैसों का पूरा भंडार है ना, उसमें जो है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो वही जो है गैसेस जो है सूरज की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे से जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है सूरज जो है अपनी ऊर्जा बनाता रहता है, ठीक है। उसके लिए कहीं से अलग से ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती सूरज को, ठीक है। तो देखिए सूरज की जो जो दो बेल्ट होती है वो सूरज की परिक्रमा करते हैं और हाल ही के वर्षों में जो है उनमें से एक की गति जो है तेज हो गई है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की जो है बहस ने भी नया रूप ले लिया है, ठीक है। पर्यावरणविदों का मानना है एक बड़ा वर्ग अब तक सूरज को ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह बता रहा था, लेकिन सूरज का हाल ये देख करके पता लगता है कि वो खुद प्रकृति में आ रहे परिवर्तन का शिकार हो रहा है। तो देखिए वो खुद प्रकृति में आ रहे परिवर्तन का शिकार हो रहा है। ये भी संभव है कि सूरज के भीतर हो रहे परिवर्तन का पृथ्वी पर तत्काल कोई असर ना दिखे, लेकिन मौजूदा घटना से वैज्ञानिक चिंतित तो कर ही रहे हैं, मतलब वैज्ञानिकों को चिंता तो हो ही रही है, ठीक है, इस घटना से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर के जो है खगोल वैज्ञानिक क्यों चिंतित है। अब देखिए ऑप्शंस पढ़ेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। सूरज पर पाए जाने वाले धब्बों से देखिए हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है, जो पूरे जो है मतलब पूरे गद्यांश को जो है जस्टिफाई कर दे। तो देखिए खगोल वैज्ञानिक क्यों चिंतित है, सूरज पर पाए जाने वाले धब्बों से चिंतित है, धब्बों के जो है 11 वर्ष के चक्र से चिंतित है, या 2 साल से जो है सूरज पर स्थित दिखने जो है सूरज पर जो धब्बे हैं वो दिखने बंद हो रहे हैं, या सूरज की जो है चुंबकीय जो है क्षमता खत्म होने वाली है। तो देखिए अभी से यहाँ ऑप्शंस रीड करने का देखते हैं। तो देखिए खगोल वैज्ञानिकों ने सैकड़ों वर्षों से खोज के बाद यह पाया कि सूरज इन धब्बों का चक्र लगभग 11 वर्ष से है, लेकिन पिछले 2 साल से जो है सूरज के धब्बे जो है दिखने बंद हो गए। इस बात से जो है वो चिंतित है। तो देखिए आंसर आपको यहीं पे मिल गया है, ठीक है। किस बात से चिंतित है, क्योंकि 2 साल से जो है धब्बे दिखना बंद हो गए। तो आंसर आपको जो है सी नंबर मार्क करना है, ठीक है। इस गद्यांश में जो है लेखक ने किसका वर्णन किया है, सूरज के चक्रों का वर्णन किया है, या सूरज में हो रहे परिवर्तनों का वर्णन किया है, या सूरज में हो रहे परिवर्तनों के कारणों का वर्णन किया है, और या नासा के वैज्ञानिकों का वर्णन किया है। तो देखिए सूरज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसका वर्णन किया है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ के आपको यही समझ में आता है कि सूरज में जो परिवर्तन आ रहे हैं लेखक ने इसी का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं होता है। 15 नंबर आपके बिल्कुल नॉर्मली होते हैं। 15 नंबर आप चाहे तो बिल्कुल 15 में 15 कवर कर सकते हैं। सूरज यदि अपनी जो है चुंबकीय क्षमता खो देता है तो क्या होगा, देखिए तो इस आपको उसमें क्षमता के बारे में बताना है। तो इसमें देखिए इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहाँ पे इसको जो है चुंबकीय क्षमता के बारे में था। अब देखिए सूरज से धब्बे का गायब होने का अर्थ है कि उसकी चुंबकीय क्षमता खो रही है और वो सिकुड़ रहा है। सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देता है तो इससे जो है पृथ्वी पर होने वाले जो है हम हानि की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें हानि के बारे में नहीं बताया गया, हमें कल बताया गया कि हानि जो होगी उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो देखिए हमें आंसर मिल गया है, उससे होने वाले परिणाम की जो है हम सिर्फ कल्पना की जा सकती है ना। और बाकी जो है भीषण तूफान आएंगे, तापमान बढ़ जाएगा, इससे कोई मतलब, वो उसी का ही क्वेश्चंस का ही आंसर होगा, ठीक है। उसमें टैग देखिए तो चीज़ है, हाल ही में जो है वर्षों में किसमें जो है तेजी आई है, सूरज की गति में, धब्बों की गति में, या सूरज की परिकल्पना जो है करने वाले बेल्ट में, या सूरज की परिकल्पना करने वाले जो है बेल्ट की गति में। तो देखिए अभी बताया गया है जो सूरज की परिकल्पना करने वाली जो है बेल्ट होती है, जो दो जो है बेल्ट चलती है, उनकी गति में जो है तेजी आई है, ठीक है। उनकी गति में तेजी आई है। देखिए आपको मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर है हाल ही में उनमें से एक की गति तेज हो गई है। देखिए 2 बेल्ट हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं और उनमें तेज होती है। वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक नया जो है
रास्ता खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का संकेत मान रहे हैं। ठीक, तो देखिए उसका आंसर आपको मिल गया। पृथ्वी पर जो है जीवन असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पृथ्वी पर जो है धब्बे के गायब हो जाने से, ठीक है, या पृथ्वी की जो है चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाने से, या जो है पृथ्वी का तापमान गिरने से, या भीषण और तूफान आने से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या लगाया गया है? पहले ही बताया गया था कि अगर चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी का जो है तापमान इतना गिर जाएगा कि जो है जीवन असंभव हो जाएगा। मैंने आपको ये टैगलाइन ये पढ़ाई थी ना, ये बात बताई थी आपको कि देखिए जीवन जो है इतना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे, आप ये एक्चुअली मार्क करता हूँ ना, तो हाँ ये देखिए लिखा है, कुछ का मानना है कि पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। ये प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको मिल गया। खगोल का तात्पर्य क्या है? तो देखिए अंतरिक्ष है, भूगोल है, गोल पक्षी है, या लघु विद्या है। तो देखिए खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष से संबंधित है। खगोल एक ऐसा शास्त्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खगोल एक ऐसा जो है विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी में जो हम अंदर की बात करते हैं, वातावरण में अंदर की, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, और हम खगोल शास्त्र के मुताबिक जो है खगोल के अंतरिक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पृथ्वी के और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं खगोल के मुताबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन का जो है संधि विच्छेद क्या है? मैंने आपसे कहा था कि हिंदी के में जो है एक क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद या पर्यायवाची या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे जो है क्वेश्चन ज़रूर दिए जाते हैं। तो देखिए अध्ययन का जो है संधि विच्छेद, तो अध्ययन में जो है देखिए पहले इसको संधि विच्छेद में तोड़ लेते हैं। तो अधि धन, देखिए अध्ययन का होगा क्या? आधि धन अयन। ठीक है, अध्ययन का ये होगा आधि धन अयन, और हम ये संधि हुई यण संधि, ध्यान रखिएगा, सी नंबर है आदि धन अयन, और ये होती है यण संधि, ध्यान रखिएगा यण संधि। अगर आपको यण संधि नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा ई या बड़ा ई, कॉमा उ या बड़ा उ या री। ठीक है, ये जो पांच आपको शब्द दिख रहे हैं इसके साथ अन्य कोई स्वर आ जाए, ध्यान रखिएगा अन्य कोई स्वर आ जाए तो हमें जो बनता है, जो वर्ड बनता है या, वा और रा बनता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ई धन आ बन जाएगा या, और ऊ धन आ बन जाएगा वा, और री धन आ बन जाएगा रा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे देखिए आदिधन अयन में है, आधि मतलब ई और अयन में आ, ठीक है, तो आदिधन अयन बन गया, ये हो गया या, तो देखिए अध्ययन या बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक, अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आता तो मैं आपको जो है इसका वीडियो एक बना दूंगा, आपको बस एक कमेंट करना है, मुझे संधि विच्छेद जो है पढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ और यण संधि के बारे में समझ लेते हैं कि यण संधि के लिए कौन कौन से और उदाहरण हैं। तो देखिए अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक क्या होता है? अति। देखिए मैम इसको एक बार तोड़ने का प्रयास करते हैं, अति प्लस अधिक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, जो है अति में ई होगा, ठीक है, और आ है। ठीक, ये देखिए आ अत्यधिक, तो आ बन करके बनता है क्या? या, यण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से मात्रादेश, मात्रादेश में री होता है, मात्र धन आदेश, तो मात्रादेश हो जाता है री प्लस आ बन जाएगा रा, मात्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज पर धब्बे बिल्कुल न दिखाई पड़े हों, वाक्य में जो है रेखांकित शब्द में कौन सा जो है कारक बताना है हमें। तो सूरज पर धब्बे बिल्कुल दिखाई ना पड़े, इस पे जो है हमें बताना है कि कौन सा कारक है। अपादान, अधिकरण, कर्ता और संप्रदान। तो देखिए अगर आपको कारक पढ़ना आता है तो इसका यही है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पय पर। ठीक है, तो अधिकरण पर आया है अधिकरण के साथ, तो इसका मतलब है इसमें अधिकरण कारक है। ध्यान रखिएगा कर्ता ने, अगर जिस शब्द में जहाँ मान लीजिए सूरज ने बोल देता, सूरज ने जो है गर्मी फैलाई, तो यहाँ आंसर होता कर्ता होता, सूरज ने, चूंकि ठीक है कर्ता ने कर्म को। ठीक, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, अगर को शब्द आ जाता, ध्यान रखिएगा को शब्द आ जाता तो को के साथ आपको कहना है आंसर होता कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से। अब यहाँ पे अगर से शब्द आता, पर की जगह से शब्द आता
तो वो हो जाता करण कारक हो जाता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो ध्यान रखिएगा अगर के लिए शब्द आता तो वो संप्रदान हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, ध्यान रखिएगा से अलग, तो से अलग जैसा शब्द कहीं जुड़ता, या कोई ऐसा होता कि पेड़ से जो है आम गिर रहा है, तो पेड़ से जो है आम अलग हो रहा है ना, तो आम अलग हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। और मैं राम जो है सीता के लिए जो है फूल लेके आए, तो वो किसी के लिए क्या लेके आए, फूल लेके आए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अधिकरण में पय पर, यहाँ पे पर आया शब्द जैसा तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक। आप ये चीज़ लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। जो दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं, वाक्य में जो है रेखांकित शब्द जो है क्या है। देखिए, तो संबंध वाचक जो है सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है। तो जब दो बेल्ट जो है सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं तो वहाँ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से जो है संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ होता है संबंधवाचक। इसका जो है की पॉइंट होता है, मतलब जानने का तरीका यह था, जो अगर की वर्ड हो जाए, सर्वनाम जो है जो सो ये लिखा हो या आदि आए, है ना, इनके अलावा जो है जो और सो जो है इसके की टैग्स है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है तो वो सर्वनाम हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें क्या होता है कि सर्वनाम से जो है मतलब व्यक्ति, वस्तु, भाव के स्थान पर जो है अनिश्चय होने का बोध हो। जैसे कि मान लीजिए जो की जगह आ जाए कोई, ध्यान रखिएगा अनिश्चय में कोई आ जाए, कब आ जाए, कुछ आ जाए, देखिए कुछ आ जाए, किसी, क्या, कौन, ठीक, तो ये सब जैसे आ जाए, जहाँ वहाँ, है ना। तो ये सब जैसे कि क्या क्वेश्चन होगा, कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है, कोई आने वाला है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम की जगह कोई, कुछ, किसी, कौन, कब, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। कोई आने वाला है, तुम कुछ कह रहे थे, कुछ मैंने कहा तुम कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अनिश्चय है, ठीक है। तुम किसी को याद कर रहे थे, तो याद करना जो है, किसी को याद कर रहे थे, तो किसको याद कर रहे थे, हमें नहीं पता कि किसको याद कर रहे थे, हम ये जानते हैं कि किसी को कर रहे थे, तो ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम, तो ये सब चीज़ें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो है गद्यांश वाला सेशन खत्म हुआ। इसी तरीके से गद्यांश पूछे जाएंगे आपको, इसी तरीके से जो है गद्यांश को सॉल्व करना है। अपना जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में ढिलाई मत करिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। पास में आपका एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम जो है जल्द होने वाला है, 20 अगस्त को है उसकी डेट। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में दिक्कत भी होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छाई ये है कि आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपके पास जो है पेपर पलटने का मौका रहता है कि आपने अगर दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया है तो बाद में आप सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन में दिक्कत होता है, आप जो है क्वेश्चंस को जो है नीचे जो है मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से लाइन हेडलाइन बना सकते हैं, ताकि जो है आपको जो है इन पॉइंट्स पे फोकस करना जो है याद रहे। ऑनलाइन में आप इस तरीके से नहीं होता, इसलिए कई बच्चे जो है ऑनलाइन क्वेश्चंस जो है कर नहीं पाते, बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है, होती है उनको। चलिए आप पद्यांश को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा गद्यांश का मतलब होता है उसमें लय नहीं होती, उसी तरीके से पद्यांश में इसमें लय होती है, लय पूर्ण होता है, ठीक है, लय होती है, कविता के रूप में होती है। तो देखिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल कविता है, मतलब बहुत ही सिंपल है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, और नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार। अब बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुम्हारे हैं ये प्यारा संसार, ठीक है, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, ठीक है। और हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अब वृद्ध जो है लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मग में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलना है जीवन और हम सब इससे बनाए चंदन। चंदन का मतलब है यहाँ पे खुशबू की बात कर रहे हैं कि हम इससे खुशबू बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, और माहौल में, वातावरण में खुशबू भरने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो हम सब बेकार, ठीक है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से होगा। हरा भरा जीवन का आशय क्या है,
तो क्या आशा है? हरे भरे पौधों से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से जीवन घिरा हुआ है, या हरियाली, इसमें से कहीं भी बात नहीं करिए। तो हरा भरा हो जीवन अपना, खुशियों से परिपूर्ण हो संसार, इस तरीके की टैग लाइन थी ना, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो देखिए यहाँ पे जो है खुशियों की बात कही जा रही है। हरा भरा से मतलब है मनुष्य की जो है खुशियों से संबंधित है, ठीक है, ये खुशियों से परिपूर्ण जीवन से संबंधित है। देखिए इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। देखिए हर टीचर जो है इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करेगा, ठीक है। इसका बस मूल उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हरा भरा जीवन से है मतलब है कि एक मनुष्य की जो है अपनी खुशियाँ हैं, वो खुशियाँ कुछ भी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, बहुत लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा भरपूर हो तो उससे खुश रहते हैं, तो जब खुश रहेंगे तो पूरा संसार खुश रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, नदियाँ, पर्वत, हवा, पेड़ से आती है बाहर। अब नदियाँ, पर्वत, पेड़ अगर मनुष्य के दृष्टि में देखें तो गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, ये सब चीज़ों से उसके जीवन में बाहर आती है। बचपन, कोमल तनमन लेकर के आए, अनुपम जीवन लेकर के, है ना, एक महत्वपूर्ण जीवन हम लेकर के आए हैं। जग से तुम हो, मतलब पूरा जो संसार है वो तुम पर टिका हुआ है, और तुमसे है ये प्यारा संसार, ठीक, तुम ही से है पूरा संसार जो है इस पर टिका हुआ है, और तुम ही हो इस पे, मतलब एक तरीके से जो है मेन सेंटर में तुम ही हो तुम, ठीक है। तो हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, तो इस तरीके से देखिए लाइन कही गई। अब देखिए हरा भरा जीवन का आशय है खुशियों से परिपूर्ण हमारे जीवन की बात कही जा रही है। हरे रंगों का जो है कहीं जिक्र नहीं हुआ है। देखिए जो भी क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल इर्द गिर्द होगा, उसी काव्य या गद्यांश और पद्यांश के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों से घिरा जीवन या हरियाली युक्त जीवन, ठीक। अब देखते हैं पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो वाक्यांश के जो है पहले लगता है। ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के पहले एक शब्द लगता है जिससे जो है पूरे शब्द का मीनिंग बदल जाता है। तो देखिए उपसर्ग इसमें क्या है, प्रा है कि पर्यावरण है, तो पर्यावरण में जो उपसर्ग लगा है वो परि लगा है। ध्यान रखिएगा, परिधन आवरण, ये संधि विच्छेद हो गया, आवरण, तो पर्यावरण हो गया परिधन आवरण, ठीक है। ध्यान रखिएगा परिधन आवरण। अच्छा, अगर आप में से जो है कमेंट मुझे करके बताइएगा कि परिधन आवरण में कौन सा संधि है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा आप हमें, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो पर्यावरण में जो है उपसर्ग लगता है वो है परि, ठीक। देखिए परि, इसका जो है संधि विच्छेद तुरंत कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कवि ने जो है सृष्टि का उपहार किसे माना है, तो पेड़ पौधों डालियों को माना है, या वृंद जो है लताओं को माना है, या हरा भरा जीवन को माना है, या प्राकृतिक सुंदरता, या उससे उत्पन्न होने वाली जो है खुशियों को माना है। तो देखिए आपका सही जवाब होगा डी नंबर। कवि ने जो है सृष्टि का उपहार प्रकृति की सुंदरता को माना है और उससे उत्पन्न वाली जो है खुशियों को माना है, ठीक है। कवि क्या संकेत देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाए जाने चाहिए, ऐसी कहीं पे भी कोई बात नहीं कहेगी कि चंदन का पेड़ लगाने, या जीवन में सब बेकार है, या पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव हो सकता है। बताइए किस चीज़ से, या फिर प्रकृति में जो है पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत शामिल हैं। तो देखिए कवि जो संकेत देना चाहता है वो पर्यावरण संरक्षण का संकेत देना चाहता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का संकेत देना चाहता है कि अगर पर्यावरण नहीं है, जीवन नहीं है, तो सब बेकार है, ठीक है। देखिए पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो यहाँ पे पर्यावरण के जो है बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो है दिया गया था, जग से हो तुम और तुमसे प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए संसार का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र है, या व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। यह संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या व्यक्ति का जो है अस्तित्व जो है वो संसार से स्वतंत्र है। तो जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, इसका मतलब है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से निर्भर करता है, ठीक है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो आपकी जो है ज़िंदगी भी आपको जो है वैसी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे पानी, नदी नहीं होगी तो पानी का जो है वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है हम पे इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर हम इनकी जो है सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारे लिए है जो है जीवन जो है हम इसकी जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ वर्षों में जो है हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, ठीक। 15 जिसकी उपमा ना दी जा सके। मैंने कहा था कि देखिए हिंदी के माध्यम से जो है हिंदी के पेपर में जो है आपको जो है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाएगा। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहेंगे, मनोहरी,
अद्भुत और अनुपम या अनुपयुक्त। तो देखिए इसको जो है अनुपम कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही है क्वेश्चंस पेपर में। ठीक, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चंस और पूछता हूँ, अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा। ठीक है, तो इस पद्यांश को जो है आप अगर रीड कर रहे हैं तो आपको जो है इसका शीर्षक क्या देना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका शीर्षक आप क्या देना चाहेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका शीर्षक दीजिए तो इसको क्या देना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आज, इसको जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।